प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से सुनिए, कॉपी में नोट कीजिए, याद कीजिए, परीक्षा में आ सकता है। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकन को दबा लें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर भी करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। एक बात और करना चाह रहे हैं, क्लास 11th का जो सेकंड पेपर है वो केवल याद करने वाला है, तो इसलिए उसमें हम केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को ही बता रहे हैं आप लोगों को और उसका आंसर। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है, उसको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण साख प्रदान करने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? तो वो है नाबार्ड। निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है? तो लघु और कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है आपका हस्तकरघा उद्योग। AAY का पूर्ण रूप है तो अंत्योदय अन्न योजना। मनरेगा का संबंध है तो किससे है? रोजगार से। निम्न में से कौन स्वरोजगार कार्यक्रम है? तो SGSY है। ग्रामीण विकास में निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा कौन कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? तो ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कर दिया गया है। कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः कहलाता है? तो वो मध्यकालीन ऋण कहलाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई? तो 1/12/1997 को। नरेगा में कितने दिनों के रोजगार का प्रावधान है? तो 100 दिनों का। नाबार्ड कब स्थापित हुआ? तो 12 जुलाई 1982 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 2 फरवरी 2006 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रारंभ की गई? तो 25 सितंबर 2014 को। 15 महीनों से कम अवधि के लिए ग्रामीण साख को कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अल्पकालीन साख। कृषि साख का गैर संस्थापक स्रोत है? तो वो है व्यापारिक बैंक। गांव में सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाला बाजार कहलाता है हाट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में। भारत में माप तौल की मैट्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई? तो 1958 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। निम्न में से किसका ग्रामीण साख में सबसे ज़्यादा योगदान है? तो वाणिज्य बैंकों का, जिसको हम लोग व्यावसायिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। ट्रैक्टर क्रय करने हेतु लिया गया ऋण के अंतर्गत आता है? तो वो दीर्घकालीन ऋण या साख के अंतर्गत आता है। और निम्नलिखित में कौन एक भूमि सुधार का कदम नहीं है? तो फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण। अब अगला चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है पर्यावरण और धारणीय विकास। तो पहला क्वेश्चन है, सतत विकास के अंतर्गत किनके आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? तो केवल वर्तमान पीढ़ी की, केवल भावी पीढ़ी की। इसका आंसर होगा तीसरा, 1 और 2 दोनों की। वनोन्मूलन का परिणाम है? वो क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी में आ गया वायु प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण और भूमि अवनति। वायु प्रदूषण का महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक उष्णता का कारण होता है ग्रीन हाउस गैस। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। धारणीय विकास की अवधारणा संबंधित है पर्यावरण से। धारणीय विकास का मतलब होता है कि हम संसाधनों का इस तरह प्रयोग करें कि हम भी प्रयोग करें और भावी पीढ़ी के लिए भी हम उसको सुरक्षित बचा सकें। धारणीय आर्थिक विकास को मापा जाता है तो हरित GNP से। पर्यावरण क्षरण ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो स्थानांतरित कृषि, पर्यटन को बढ़ावा, भूमि के उपयोग का बदलता स्वरूप। इनमें से सभी है। भौतिक पर्यावरण में सम्मिलित है तो भूमि, जल, वायु, इनमें से सभी है। वैश्विक उष्णता का निम्न परिणाम है? इनमें से सभी, मतलब पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना, नस्लों का विलुप्त होना। निम्न पर्यावरण का जैविक तत्व है? पौधे। प्रकृति द्वारा पुनर्भरण संभव होता है? तेल का, खनिज का, जल का।
डैश को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून को। सरकार ने पर्यावरण अनुकूल उत्पादकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए योजना प्रारंभ की है? तो एगोमार्क। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1974 में। निम्न भौतिक पर्यावरण का एक तत्व है जल। CFC का पूर्ण रूप है क्या है? तो फ्लोरोकार्बन। ओजोन अवक्षयन होता है? तो CFR। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न प्रयास किया जा सकता है? तो कारखानों के व्यर्थ पदार्थों का पुनः प्रयोग। धारणीय विकास की रणनीतियों में सम्मिलित है? तो वायु शक्ति, सौर शक्ति, जैव खाद, इनमें से सभी। अगला चैप्टर है आपका भारत और उनके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.5%। प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है? तो वो चीन में सबसे अधिक है। मानव विकास सूचक के अनुसार कौन सा देश इनके संकेतों में सबसे आगे है? तो चीन। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? चीन। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है मिश्रित। निम्न में से विकास की सर्वाधिक विकास दर यहाँ रही है? तो कहाँ? चीन में। चीन में दी ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था? तो विस्तृत औद्योगिकीकरण पर। निम्न में कौन सी विशेषता चीन की अर्थव्यवस्था में होती है? तो विनिर्माण क्षेत्र के कारण विकास। निम्न में किस देश ने एक संतान की नीति अपनाई है? चीन ने। 1978 में तीव्र औद्योगिक समृद्धि की शुरुआत किस देश से की गई? तो चीन से। चीन में सुधार प्रक्रिया शुरू किया गया था 1978 में। GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्षेत्रीय भागीदारी के रूप में भारत एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्थाएं वर्तमान में अधिक निर्भर करती है? तो तृतीय क्षेत्र पर। चीन की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1950 में। ग्रेट लीप कार्यक्रम चीन में लागू हुआ 1958 में। अधिकतम PCI किस देश में है? तो चीन में। अगला चैप्टर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना का वर्ष है 1995। वैश्वीकरण का संबंध है अर्थव्यवस्था के खुलेपन से। विश्व को एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ है वैश्वीकरण। फेमा के अंतर्गत तो पहला ऑप्शन है विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था। LPG नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि है, उभरती अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो IBRD के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है विनिवेश। WTO किसका पूर्ण रूप है? तो विश्व व्यापार संगठन का। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था 1991 से। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताएं? तो LPG का पूर्ण रूप है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव, आय असमानता, इनमें से सभी है। 12 क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन से उपाय करने चाहिए? तो इनमें से सभी उपाय करने चाहिए। मतलब सीमा शुल्क दरों में कमी करना, निर्यातकों को विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा और निर्यातकों को बेहतर आधिकारिक संरचना उपलब्ध कराना। भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था तो जुलाई 1991 में। नई आर्थिक नीति 1991 को कहा जाता है? तो टर्न नीति। सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है तो वो कहलाता है उदारीकरण। अवमूल्यन का अर्थ होता है विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा के आधिकारिक मूल्य को कम करना। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी को। कौन सी एक नई आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है? तो आयात प्रतिस्थापन। वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योग की संख्या है 5। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शशिकांत दास। देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है तो वित्तीय सुधार। निम्न में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है? तो हीरे जवाहरात का। देश में विशेष आर्थिक
क्षेत्र मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था? तो चीन। वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं? 2। भारत में नोटबंदी कब की गई थी? तो 2019 में। फेमा कब लागू हुआ? तो 1 जून 2000 को। अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटने को कहते हैं अवमूल्यन। किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल लागू हुआ 2000 में। सेज का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र। नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता है? तो इनमें से सभी। उदारीकरण का दोष है एकाधिकार की वृद्धि। दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल व पर्यटन उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई? तो 100%। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।